हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, जब भी आप अपनी पढ़ाई शुरू करो तो नोटबुक लेके बैठा करें। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भाषा का स्वरूप। लास्ट वीडियो में हमने भाषा के विभिन्न अर्थ पढ़े थे और आज हम करेंगे भाषा का स्वरूप। स्वरूप का मतलब क्या है बच्चों? भाषा के विभिन्न रूप, कि भाषा को हम किस किस रूप में देखते हैं, क्या क्या रूप हैं भाषा के। तो यदि बच्चों हम जैसे विश्व की सारी भाषाओं का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमें संसार में कैसी अनेक विभाषाएं, जिन्हें हम उपभाषा भी कहते हैं, अनेक बोलियां, तो ये सारी चीज़ें क्या है वो देखने के लिए मिलती हैं और ये सभी ही भाषा के रूप होते हैं, यानी उसके स्वरूप होते हैं। तो जो भाषा के मेन स्वरूप हैं, जो विविध रूप हमारे सामने आते हैं, आज हम उन्हीं स्वरूपों का अध्ययन करेंगे। तो भाषा के विभिन्न स्वरूप निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले बच्चों, मूल भाषा कौन सा है? मूल भाषा। सेकंड, सामान्य भाषा। थर्ड, विभाषा। फोर्थ, भाषा। फिफ्थ, बोली। सिक्स, उपबोली। सेवन, राष्ट्रभाषा। नेक्स्ट, कृत्रिम भाषा, कूट भाषा, मानक भाषा और राजभाषा। तो ये बच्चों भाषा के विभिन्न स्वरूप हैं। अब जैसे आप इनमें से एक दो से परिचित भी होंगे बच्चों। कैसे? जैसे बोली है भाई, बोली आप सभी जानते हैं कि बोली क्या होती है, ठीक। तो राष्ट्रभाषा क्या है ये भी आप जानते हैं, राजभाषा क्या होती है। तो अब हम बच्चों एक एक टॉपिक के बारे में बिल्कुल क्लियर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमारा आता है मूल भाषा। तो मूल भाषा क्या होती है बच्चों? मूल भाषा ये होती है जो भाषा की उत्पत्ति और विकास है, ठीक है बच्चों। तो जब व्यक्ति एक संघ में रहता है, एक संघ में रहने से एक साथ रहने वाले विभिन्न वर्गों में उसकी उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा हम मानते हैं। भाषा के जो विभिन्न रूप हैं या भाषा के जो हम कह सकते हैं उसका विकास कैसे हुआ, उसकी शाखाएं कैसी बनी, तो ये सब किस कारण से हुआ? भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हुआ, ठीक है। तो भाषा के मूल रूप से हमारा तात्पर्य ये है, मान लीजिए बच्चों कोई भी व्यक्ति है तो वो जाके अगर हम अपने देश के किसी दूसरे भाग में रहना शुरू कर देते हैं तो उसकी भाषा बिल्कुल थोड़ी बहुत अलग रहती है, काफ़ी चेंज भी हो सकती है। तो अगर हम उसकी भाषा का अध्ययन करें कि भाई इसकी मूल भाषा क्या है इस व्यक्ति की, क्योंकि उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर ज़्यादा होता है, तो उसकी मूल भाषा का अध्ययन करने पर हमें पता चलेगा कि ये व्यक्ति या इसके पूर्वज कहाँ से आए हैं, किस क्षेत्र से आए हैं। तो उसकी मूल भाषा वही भाषा होती है जहाँ जिस वर्ग से या जिस समूह से वो व्यक्ति आया है। धीरे धीरे उसमें चेंजेस आते रहते हैं भाई, एकदम हम अपनी भाषा को नहीं बदल सकते। हम दूसरी जगह जाते हैं, फिर कुछ वर्ड वहाँ के सीखते हैं, कुछ शब्दों से परिचित हो जाते हैं, उनका अर्थ हम समझने लगते हैं, लेकिन जो हमारी मूल भाषा है वो पूर्णतः परिवर्तित नहीं होती। पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें कुछ चेंजेस आते रहते हैं। जैसे अब हमारे बच्चे वहाँ पे होंगे तो वो क्या होंगे, उनके बच्चे उसी भाषा को सीखेंगे जिस वातावरण में उनकी परवरिश हो रही है। तो व्यक्ति की मूल भाषा वो होती है जिस वर्ग से, जिस समूह से वो व्यक्ति आया है और कहीं पर वो अलग परिस्थिति में भौगोलिक क्षेत्र में जाकर रहना शुरू कर देता है, तो वो होती है बच्चों मूल भाषा, ठीक है। अब आता है बच्चों सामान्य भाषा। सामान्य भाषा कौन सी भाषा है? देखो बच्चों, सामान्य भाषा का विकास जनता की राष्ट्रीय भावना के विकास का प्रतीक होता है। सामान्य भाषा का मतलब क्या है आप यहाँ ध्यान से समझेंगे। देखो बच्चों, सामान्य भाषा शासक और शासित दोनों की प्रतिष्ठा का परिचायक होती है। शासक और शासित, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसे समझेंगे। शासक कौन होता है? जो शासन कर रहा होता है, और शासित के जिन पर वो शासन कर रहा होता है, यानी किसी राज्य की जनता। तो सामान्य भाषा बोलने वाले सुशिक्षित और सभ्य कहे जाते हैं, ठीक है। उन्हें उस समाज में आदर भी मिलता है और नौकरी व्यवसाय में उन्हें सुविधा भी होती है। भाई जैसे हम कह देते हैं कि भाई ये हरियाणा क्षेत्र का है,
ये यूपी का है, तो उनकी भाषा चेंज है। ठीक, आप इसे थोड़ा समझेंगे। तो यहाँ पर बच्चों शासित का मतलब वो होता है जो केंद्र की भाषा है, और शासन जो शासित व्यक्ति हैं वो जो सामान्य जनसाधारण जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो उनकी सामान्य भाषा होती है। ठीक है, तो जो सामान्य भाषा है वो ज़्यादा प्रयोग की जाती है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो बच्चों सामान्य भाषा ही अपने गुणों से राष्ट्रभाषा का तक बनने का रास्ता या मार्ग चुनती है। भाई जो सामान्य भाषा है उसी से तो हमारी भाषाएं बनती हैं। भाई जिस भाषा का यूज ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा होगा वही हमारी राष्ट्रभाषा बनती है। राष्ट्रभाषा का टॉपिक भी हम क्लियर करेंगे। तो सामान्य भाषा कौन सी है? जनसाधारण के द्वारा बोली जाने वाली भाषा ही सामान्य भाषा है। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों विभाषा। विभाषा क्या होती है? विभाषा का जो क्षेत्र होता है बच्चों वो बोली की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है। बोली क्या होती है, मैं इसे अगले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो बोली की अपेक्षा इसका क्षेत्र विस्तृत है, लेकिन अगर हम इसे क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो भाषा जो हमारी राष्ट्रभाषा है उससे इसका क्षेत्र संकुचित होता है। ठीक, और बोली से विस्तृत होता है, यानी ये बीच का पार्ट हो गया। ठीक है, तो विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक व्यापक और विस्तृत होता है। दूसरी उसमें साहित्यिक जो रचनाएं होती हैं उनका भी समय समय पर विकास होता रहता है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्लियर हो गया होगा। हम ये समझ सकते हैं कि एक बोली बोलने वाला व्यक्ति प्रायः दूसरी बोली को समझ सकता है, क्योंकि शब्द समूह की जो समानता होती है, रचना काल होता है, वो व्याकरण संबंधी एकता के कुछ ना कुछ शब्द, यानी एक, जैसे मैं आपको समझाती हूँ बच्चों, ये क्षेत्र है जो बोली होती है वो सीमित क्षेत्र में, यानी किसी क्षेत्र के बिल्कुल छोटे भाग में बोली जाने वाली भाषा होती है, छोटे भूभाग पर बोली जाने वाली भाषा। अब जो विभाषा होती है उसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए उसमें ये भी बोली है, ये भी बोली है और ये भी बोली है, तो इसका जो ये थोड़ा विस्तृत हो गया। भाई इसमें विस्तृत क्षेत्र हो गया, इसमें अनेक कई बोलियाँ बोली जाती हैं, तो इसका जो क्षेत्र है विभाषा का वो बोली की अपेक्षा विस्तृत हो गया है। बोली छोटे भूभाग पर बोली जाती है और विभाषा के अंदर अनेक बोलियाँ होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों भाषा। उपभाषा जब किसी प्रांत विशेष में सभी साहित्यिक रचना एवं धार्मिक अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है तो हम उसे भाषा कहते हैं। ऐसा कई बार होता है कि कई विभाषाओं के प्रयोग में आने के कारण, अब इसका विपरीत हो गया बच्चों, ये तो हो गई विभाषा जिसके अंदर छोटे छोटे भूभाग पर अनेक बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन भाषा का क्षेत्र में क्या होगा, उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, उसमें अनेक विभाषाएं भी आ जाएंगी। ठीक है, यानी बोलियां विभाषा के अंदर आती हैं और भाषा के अंदर विभाषा, यानी सबसे छोटी बोली है, फिर विभाषा है और फिर सबसे बड़े क्षेत्र में भाषा है, और भाषा ही व्यापक रूप ले लेने के बाद, यानी भाषा का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक और विस्तृत होता है। जिस प्रकार एक विभाग क्षेत्र में अनेक बोलियां आती हैं, जो एक विभाषा है उसके अंतर्गत अनेक बोलियां आती हैं, उसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में अनेक विभाषाएं आ जाती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए फ्रेंच है, अंग्रेजी भाषाएं हैं, ये पहले क्या थी, पेरिस और लंदन के नगरों में केवल विभाषाएं थी। ठीक है, लेकिन राजनीतिक महत्व के कारण उनका क्षेत्र विस्तृत हो गया और उन्होंने एक भाषा का दर्जा प्राप्त कर लिया। तो ये भाषा का टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा कि सबसे छोटी बोली है विभाषा, यानी उसका क्षेत्र विस्तृत हो गया, उसके क्षेत्र में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, और भाषा का क्षेत्र विभाषा से भी ज़्यादा विस्तृत और व्यापक होता है, उसमें अनेक विभाषाएं बोली जाती हैं। आप उसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि जैसे फ्रेंच और अंग्रेजी जो भाषाएं हैं, पहले पेरिस में और लंदन के नगरों में केवल विभाषा थी।
ठीक। और राजनीतिक महत्व के कारण क्या हुआ, वो उन्होंने भाषा का दर्जा प्राप्त कर लिया। अब बच्चों हमारा टॉपिक आता है बोली। ठीक, तो बोली जो टॉपिक है बच्चों आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी कभी इसमें भाषा और बोली में अंतर भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब हम इसी थोड़ा सा विस्तृत रूप में पढ़ लेंगे। देखिए, बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहलाती है। भाई एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत जो बोली बोली जा रही है, बोली जाने वाली भाषा ही बोली कहलाती है। ये किसी सीमित क्षेत्र विशेष में वहाँ के निवासियों के द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों के आदान प्रदान का साधन होती है। जैसे आपने देखा होगा कि आप जिस स्थान पर रहते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ शब्द उस स्थान पर अलग प्रयोग किए जाते हैं। हम थोड़ा सा उस स्थान से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम दूरी पे बनाते हैं, तो वहाँ पे कुछ शब्द अंतर आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल सभी जानते हैं, भाई हर जगह पे कोई ना कोई अलग वर्ड का प्रयोग होता है, अलग शब्द बोला जाता है जिसका अर्थ अलग होता है। ठीक है, तो ये जो सीमित क्षेत्र है उसके निवासी अपने सामान्य जीवन में उनका प्रयोग करते हैं अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए। तो यहाँ पर विचारों के आदान प्रदान का साधन होती है जिसमें बोलने वालों का उच्चारण लगभग समान होता है तथा जिसमें रूप रचना, वाक्य रचना, शब्द समूह तथा अर्थ संबंधी कोई स्पष्ट महत्वपूर्ण अंतर यानी भिन्नता परस्पर दृष्टिगत नहीं होती है। उनमें सभी के जो शब्द होते हैं, वाक्य रचना होती हैं, उनका उच्चारण लगभग समान ही होता है। एक भाषा के अंतर्गत जब उसके अलग अलग रूप विकसित होते हैं, एक भाषा के अंतर्गत जब उसके अलग अलग रूप विकसित होते हैं तब वे प्रत्येक रूप बोली कहलाते हैं। यानी एक भाषा के भाई दूसरे क्षेत्र थोड़ा आगे बढ़े हैं, वहाँ पे थोड़ा सा अलग आ गया है उनका उच्चारण, फिर थोड़ा आगे अलग हो गया है, तो वे क्या होते हैं, भाषा के ही रूप होते हैं, लेकिन उनमें कुछ शब्द वे पर्टिकुलर अपनी जगह के प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने कहीं पे सुना कि कुकर कर रहे हैं, तो भाई कुकर कर रहे हैं, कैसे करें, कितने जा रहे हैं, तो इन शब्दों का क्या अर्थ है, ये किसी स्थान विशेष पर ही बोले जाते हैं। उन शब्दों का अर्थ भी अलग ही होता है, कितने जा रहा है यानी कहाँ जा रहे हो। ठीक, इस तरह से कुकर कर रहा है, ऐसे तो हर अभी सारे मुझे वर्ड्स नहीं आते, भाई आप लोग भी ऐसे कुछ शब्द एग्जाम्पल में दे सकते हो। सामान्यतः कोई बोली तभी तक बोली होती है जब तक उसे साहित्यिक, धार्मिक, राजनीतिक महत्व प्राप्त नहीं हो जाता। भाई आप यहाँ पे देखो, क्लियर कर देती हूँ मैं आपका, साहित्यिक, धार्मिक और राजनीतिक महत्व क्या है। यदि किसी बोली में बहुत ज़्यादा साहित्य की रचना होनी शुरू हो जाती है तो उसका क्या होगा, साहित्यिक स्तर पर उसका महत्व बढ़ जाएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाएगा और वो बोली क्या होगी, विभाषा का रूप धारण कर लेगी। और जब वो और ज़्यादा महत्व को ले लेगी, स्थान ले लेगी, तो वो फिर भाषा का दर्जा भी प्राप्त कर लेगी। धार्मिक महत्व भी इसी तरह से है बेटा। जैसे हम मथुरा जाते हैं, अब भाई हम तो वहाँ पे घूमने के लिए जाएंगे, वृंदावन देखने के लिए जाएंगे हैं, तो उसके महत्व के कारण अलग अलग क्षेत्र के व्यक्ति जाते हैं, उनकी बोली से भी परिचित होते हैं, तो वो धार्मिक महत्व के कारण ही, जैसे ब्रज की जो बोली थी वो ब्रज भाषा का रूप उसने धारण कर लिया। राजनीतिक महत्व क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए केंद्र की जो भाषा है, केंद्र की जो बोली है, ठीक है, तो वहाँ पे प्रत्येक क्षेत्र के व्यक्ति आएंगे, सांसद आएंगे, विधायक आएंगे और वहाँ की बोली से परिचित होना स्वाभाविक है। जब उनका राजनीतिक महत्व उस बोली का बढ़ जाएगा तो वो भी भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेगी। तो बोली कब बनती है भाषा, जब उसे साहित्यिक, धार्मिक और राजनीतिक महत्व प्राप्त हो जाता है। लेकिन ठीक है, जब तक ही वो बोली है, जब तक उसे इनका कोई महत्व प्राप्त नहीं होता। तो हम इसके अपोजिट लिखेंगे कि एक भाषा के अंतर्गत जब उसके अलग अलग रूप विकसित होते हैं तब वे प्रत्येक रूप बोली कहलाते हैं। सामान्यतः कोई बोली तभी तक बोली जाती है जब तक उसे साहित्यिक, धार्मिक, राजनीतिक महत्व प्राप्त नहीं होता।
नोट करेंगे। बोली किसी भाषा का ऐसा विशिष्ट रूप है जो भाषा क्षेत्र के एक निश्चित भूभाग में व्यवहृत होता है या व्यवहार में लाया जाता है और जो उस भाषा विशेष के मानक या साहित्यिक रूप से उच्चारण, व्याकरणिक गठन और मुहावरों के प्रयोग में पर्याप्त अंतर लिए रहता है। शिक्षा व साहित्य में बोली का सर्वदा अभाव रहता है, यानी जो हमारा साहित्य है या शिक्षा है उसमें हम उन बोली के शब्दों का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि प्रत्येक जो हमारी भाषा है शिक्षा में हम उसी का प्रयोग करते हैं जिसके मानक होते हैं। भारत में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां निम्न प्रकार हैं, जैसे हरियाणवी, बिहारी, मैथिली, कन्नौजी, अवधी, ब्रजभाषा आदि। अब तो अवधी ने और ब्रज ने बोली जो थी अब वो भाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं धार्मिक महत्व के कारण। परिभाषा नोट कर लेंगे सभी बच्चे। किसी सीमित क्षेत्र विशेष में विचारों के विनिमय एवं अभिव्यक्ति के माध्यम को बोली कहा जाता है, यानी किसी सीमित क्षेत्र विशेष में बहुत छोटे भूभाग में विचारों के विनिमय यानी आदान प्रदान और अभिव्यक्ति के माध्यम को हम बोली कहते हैं। हिंदी की विभिन्न बोलियां ये बच्चों उपभाषा और बोलियां हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती हैं? हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, इस प्रकार। राजस्थानी उपभाषा में जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती। तो कुछ बोलियों से सभी बच्चे परिचित भी होंगे। अगर बच्चों आप एक दो बोली भी एग्जाम्पल में लिख देते हो तब भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है भाई, इंप्रेशन बढ़ता है। क्वेश्चंस में इनको हाईलाइट करके लिखा करो जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड है बच्चों बिहारी। बिहारी के अंतर्गत आती है भोजपुरी, मैथिली, मगही। पूर्वी हिंदी में आता है बच्चों अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। पहाड़ी हिंदी गढ़वाली और कुमाऊनी। तो ये क्या है बच्चों? उपभाषा के अंतर्गत बोली जाने वाली हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, उपबोली। ठीक है, उपबोली क्या होती है? अब बोली हमने पढ़ लिया है, बोली क्या होती है। उपबोली को देखेंगे बच्चों। भाषा क्षेत्र के किसी एक निश्चित भूभाग में बोली जाने वाली भाषा विशेष बोली का स्थान तो ग्रहण कर लेती है, किंतु कालांतर पर यानी कुछ समय के पश्चात यदि उसे धार्मिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक महत्व प्राप्त होता है, ठीक है, या मानक भाषा का स्थान वो पा लेती है, उस पर बोली विशेष के स्थानीय भेद, ठीक है, कैसे? तो उसकी अनेक उपबोलियां होती हैं। अनेक उपबोलियां यानी भाई जो बोली है उससे थोड़ा सा उसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है उपबोली का, क्योंकि उस स्थान यानी उसके व्यक्ति उस बोली के शब्दों को भी जानते हैं और यहाँ से भी परिचित है, यानी वे उस वर्ड्स को समझ लेते हैं। सामान्यतः कोई बोली तब तक ही बोली जाती है जब तक उसका कोई धार्मिक या राजनीतिक महत्व नहीं होते, तो बोली से उपबोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। यानी बोली से हम थोड़ा आगे चले, ठीक, वो बढ़ गए हैं और उसी से थोड़ा विस्तृत होकर हम विभाषा पर पहुंच जाते हैं और विभाषा से ज़्यादा विस्तृत होकर हम भाषा बनना पर पहुंच जाते हैं। चलिए बच्चों, अब राष्ट्रभाषा क्या होती है ये बच्चों बहुत आपका बड़ा टॉपिक है, इसको मैं आपको बाद में क्लियर कराऊंगी, क्योंकि हमारा जो टॉपिक्स है बच्चों हिंदी भाषा का वो राष्ट्रभाषा, राजभाषा ये क्या होती हैं इन पर डिपेंड करता है। और इनमें डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि बोली और राष्ट्रभाषा जो हमारी भाषा होती है उसमें अंतर बताइए, और राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर बताइए। ये मैं आपके दोनों अंतर कराऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अब इन टॉपिक्स को मैं छोड़ रही हूँ, आगे कृत्रिम भाषा में हम पहुँचते हैं। कृत्रिम भाषा बच्चों क्या होती है? कृत्रिम भाषा के बच्चों दो रूप होते हैं, ठीक है। कृत्रिम से आप समझ रहे होंगे जिसको हम बनाते हैं किसी चीज़ को, तो गुप्त भाषा और सामान्य भाषा, ठीक है बच्चों। गुप्त भाषा आप सभी जानते हैं, ये कृत्रिम भाषाएं कुछ विशिष्ट समुदायों में ही प्रयोग में लाई जाती हैं।
पर इनका जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही सीमित होता है। इनके स्थानीय और प्रचलित होने का कारण भी यही है कि ये स्वाभाविक और जीवित भाषा के रूप में व्यवहार में नहीं लाई जाती हैं और ना ही इनमें साहित्यों की रचना होती है। अब कैसे गुप्त भाषा क्या होती है? गुप्त भाषा का जो प्रयोग होता है वो कोड वर्ड यानी कि, ठीक है, तो कोड वर्ड्स जो जैसे मान लीजिए गुप्त भाषा है हमारी, तो वो गुप्त भाषा गुप्त व्यवहार के लिए ही बनाई जाती है, जिसको भाई जिसके लिए हमने भेजा है वो ही व्यक्ति उसको समझ सकता है, क्योंकि वो भी जानता है और हम भी जानते हैं उससे। तो वो होती है हमारी कृत्रिम भाषा के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये प्रचलित भाषा से अधिकाधिक दूर रहती है ताकि उसे जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो उसे ना समझ पाए, इसीलिए उस कृत्रिम भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों अब हम आते हैं कूट भाषा। कूट भाषा क्या होती है? ये भी बच्चों गुप्त भाषा का ही रूप होती है कूट भाषा, ठीक है। विभिन्न देशों विदेशों में अपने दूतावासों पे संपर्क करने के लिए, ठीक, और निर्देश देने के लिए हम कूट भाषा का प्रयोग करते हैं। अब जैसे भी देखिए कूट भाषा से मुझे याद है, जैसे हम मॉल में जाते हैं तो वो एक नंबर से डाले रखते हैं और अपनी जो हम वहाँ से कोई भी वस्तु लेते हैं या कोई भी कपड़ा लेते हैं तो उन पे वो नंबर डाले रखते हैं और हमें नहीं मालूम होता है कि वो कैसे पहचान लेते हैं कि भाई ये वस्तु इतने की है, क्योंकि वो जानते हैं उन्होंने वो नंबरिंग उसको दी है। तो वो होती है बच्चों कूट भाषा। तो उसी प्रकार से जैसे सेना होती है, सेना के जवान होते हैं, वो भी क्या करते हैं कूट भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसे देश विदेश के दूतावासों पे भी उनकी अपनी भाषा के लिए कुछ वर्ड्स ऐसे बनाए रखते हैं, उनकी अपनी वे कूट भाषा ही होती है जिसे हम जनसामान्य प्रयोग में नहीं लाता। अब बच्चों हम आते हैं मानक भाषा पर। आज हम ये टॉपिक पे अपना बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। मानक भाषा क्या होती है, ठीक है। तो मानक भाषा बच्चों किसी देश की भाषा जो साहित्य रचना के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। मानक भाषा आप जानते होंगे, जैसे भाई प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, उसके कुछ मानक होते हैं, वो निर्धारित होती हैं, उससे जो अदर हम वर्ण या अक्षर यूज़ करते हैं तो वो उससे बाहर हो जाते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं फिर वो। तो मानक भाषा वो ही है। तो किसी देश विशेष की भाषा जो साहित्य रचना के लिए प्रयोग की जाती है तथा व्याकरण सम्मत और परिनिष्ठित रूप ग्रहण कर लेती है, वो ही मानक भाषा होती है और इसे ही हम आदर्श भाषा भी कहते हैं। उससे बाहर के हम वर्णों का या शब्दों का प्रयोग उसमें नहीं कर सकते, ठीक है। इसे हम जैसे वो मानक भाषा कहलाती है, उसकी लिपि भी वर्णित है, व्यवस्थित है, क्रमबद्ध है, उससे बाहर का हम उसमें कोई प्रयोग नहीं करते। तो बच्चों राजभाषा और राष्ट्रभाषा का टॉपिक मैं आपको अपनी अगली वीडियो में क्लियर कराऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हम अपना बोली का डिफरेंस देखेंगे और फिर उसके बाद अपने ये टॉपिक क्लियर करेंगे। बच्चों सभी को अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर प्लीज़ रिप्लाई करिए और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।